मैं डॉक्टर सुषमा जैन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री के पेपर सेकेंड की यूनिट थर्ड का टॉपिक ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट, हिंदी में हम कहेंगे इनोलेट द्वारा कार्बनिक संश्लेषण के अंतर्गत टॉपिक इथाइल एस्टोएस्टेट की कीटो इनोल स्थलावयवता, इंग्लिश में हम कहते हैं कीटो इनोल टाटोमेरिज्म ऑफ इथाइल एसीटोएस्टेट, इसके विषय में बताऊंगी। तो सबसे पहले ग्यूथर नामक वैज्ञानिक ने 1863 में इथाइल एस्टोएस्टेट की इनोलिक संरचना प्रस्तुत की इस तरह से, जिसमें कि यहाँ पर ये इनोल ग्रुप प्रेजेंट है OH। साथ ही 1863 में ही फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने इथाइल एस्टोएस्टेट की कीटो संरचना प्रस्तुत की, जिसमें कि ये कार्बोनाइल ग्रुप कीटो ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, और दोनों ने ही अपनी अपनी संरचना देकर और उसके इथाइल एस्टोएस्टेट की संरचना देकर उसके पक्ष में अपने अपने प्रमाण भी प्रस्तुत किए। तो देखते हैं कि ग्यूथर नामक वैज्ञानिक ने इनोल ग्रुप के पक्ष में क्या प्रमाण दिए। तो पहली रिएक्शन है कि अगर इथाइल एस्टोएस्टेट की रिएक्शन सोडियम के साथ की जाए तो हाइड्रोजन गैस निकलती। ये रिएक्शन प्रूव करती है कि इसमें इनोलिक ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप इसमें इथाइल एस्टोएस्टेट की स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। साथ ही इथाइल एस्टोएस्टेट की स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। उसको ग्यूथर नामक वैज्ञानिक ने प्रूव किया कि ब्रोमीन का अल्कोहलिक विलयन अगर हम इथाइल एस्टोएस्टेट की यौगिक में अगर हम मिलाते हैं तो ब्रोमीन का रंग उड़ जाता है। ब्रोमीन का जो रंग उड़ जाता है वो ये प्रदर्शित करता है कि इथाइल एस्टोएस्टेट की संरचना में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पर चूंकि डबल बॉन्ड है तो ब्रोमीन इस डबल बॉन्ड पर ऐड होगी तो एक ब्रोमीन का एटम यहाँ लग जाएगा, एडिशन रिएक्शन हो रही है, और दूसरा ब्रोमीन का एटम यहाँ पर ट्रांस एडिशन है तो दूसरा ब्रोमीन का एटम यहाँ पर लग जाएगा, यानी एडिशन रिएक्शन के द्वारा हमको डायब्रोमो डेरिवेटिव प्राप्त होता है। तो डायब्रोमो डेरिवेटिव का प्राप्त होना, या ये हम कह सकते हैं कि ब्रोमीन का रंग उड़ जाना, ये पुष्ट करता है कि इसमें C डबल बॉन्ड C बॉन्ड प्रेजेंट है, या ये कह सकते हैं कि अनसेचुरेशन प्रेजेंट है। तीसरी रिएक्शन उसने बताई ग्यूथर नामक वैज्ञानिक ने कि उसने इथाइल एस्टोएस्टेट की रिएक्शन डायजोमीथेन के साथ की तो मेथिल ईथर बना और साथ ही नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो ये रिएक्शन भी ये सिद्ध करती है कि इथाइल एस्टोएस्टेट की संरचना में OH ग्रुप प्रेजेंट है। और रिएक्शन उसने दी, उसने कहा कि अगर हम फेरिक क्लोराइड की अभिक्रिया इथाइल एस्टोएस्टेट के साथ करते हैं तो फेरिक क्लोराइड इथाइल एस्टोएस्टेट के साथ अभिक्रिया करके बैंगनी रंग देता है। ये बैंगनी रंग का प्राप्त होना ये पुष्ट करता है कि यहाँ पर जो OH ग्रुप है वो उस कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है जो कि डबल बॉन्डेड दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ था, यानी फिनोलिक ग्रुप या इनोल ग्रुप की उपस्थिति का प्रमाण सिद्ध होता है। तो इन चार रिएक्शंस के द्वारा उसने ग्यूथर नामक वैज्ञानिक ने कहा कि जो इथाइल एस्टोएस्टेट है उसकी जो संरचना है वो इनोल संरचना है। फ्रैंकलिन और ड्यूपा ने कीटो रूप दिया था, और फ्रैंकलिन ड्यूपा ने भी अपनी जो इथाइल एस्टोएस्टेट की कीटो संरचना दी थी उसके पक्ष में उसने प्रमाण प्रस्तुत किए। उसने बताया कि अगर हम इथाइल एस्टोएस्टेट की अभिक्रिया सोडियम बाइसल्फाइड के साथ करते हैं तो हमें एक एडक्ट प्राप्त होता है। इस तरह से एडक्ट प्राप्त होता है, ये तभी संभव है जबकि इथाइल एस्टोएस्टेट की संरचना में कीटो ग्रुप प्रेजेंट हो। किस तरह से यह रिएक्शन होती है, यहाँ पर एडिशन रिएक्शन है, यहाँ पर कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, इसलिए कार्बन पे आ जाएगा धन चार्ज, ऑक्सीजन पे आ जाएगा ऋण चार्ज। अब यहाँ पर NaSO3, इसमें SO3 माइनस Na बनेगा और साथ ही H+ ऐड हो जाएगा इस ऑक्सीजन पर, यानी कि OH बन जाएगा, और C+ पार्ट बना था तो इस पर माइनस पार्ट आएगा इसका, यानी कि SO3Na, ये SO3Na यहाँ पे लग गया और ये एडक्ट हमको प्राप्त हो जाता है। यानी कि ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जबकि किसी यौगिक की संरचना में कीटो ग्रुप प्रेजेंट हो, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। तो चूँकि एडक्ट बना इसलिए फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने कहा कि जो इथाइल एस्टोएस्टेट की संरचना है वो कीटो संरचना है। उसने और भी रिएक्शन से प्रूव किया। उसने इथाइल एस्टोएस्टेट की
रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ की, तो जिससे ये साइनोहाइड्रिन बना। साइनोहाइड्रिन का बनना भी यही प्रूव करता है कि इथाइल एस्टेट की संरचना में कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। और अभिक्रिया देकर भी उसने, फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो इथाइल एस्टेट है उसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। उसने हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ इथाइल एस्टेट की अभिक्रिया की तो यहाँ पर ऑक्जिम प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इथाइल एस्टेट की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजन के साथ की तो फेनिल हाइड्रोजन प्राप्त हुआ। ये दोनों रिएक्शन ये बताती हैं कि इथाइल एस्टेट की स्ट्रक्चर में कीटोनिक ग्रुप CO ग्रुप प्रेजेंट है। बहुत टाइम तक यही होता रहा कि कीटो रूप सही है या इनोलिक रूप सही है। तब 1911 में नोर नामक वैज्ञानिक ने कहा कि दोनों ही रूप सही हैं और दोनों ही रूप विलयन अवस्था में उपस्थित रहते हैं। जब ये दोनों रूप विलयन अवस्था में उपस्थित रहते हैं तो इन दोनों रूपों के बीच में एक साम्य स्थापित हो जाता है। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, एक प्रोटॉन है, वो शिफ्ट होकर यहाँ पर आता है, इस जगह पर आता है तो एज ए प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर निकलता है, H+ के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो यहाँ से अपने बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको देकर जाता है तो इस पर आ जाता है माइनस चार्ज। और इस कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो H+ के रूप में आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस बन जाएगा। माइनस और प्लस मिलकर यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया जो कि इनोलिक रूप में दिखाई दे रहा है। और कीटो रूप का यहाँ पर ये OH फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, COOH में हो गया कन्वर्ट, तो ये इनोलिक फॉर्म में है। तो ये कीटो रूप और इनोलिक रूप दोनों ही एक दूसरे के साथ साम्य अवस्था में रहते हैं, दोनों विलियन फॉर्म में उपस्थित रहते, दोनों का ही एग्जिस्टेंस रहता है। यदि हम विलियन में कोई ऐसा अभिकर्मक मिलाते हैं जो कि कीटो रूप के साथ अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप कीटो रूप की सांद्रता कम हो जाती है। और ली चटेलियर के जो नियम है उसके अनुसार जो साम्य है वो उस दिशा में विस्थापित होता है जिस दिशा में कि कमी होती है। तो अगर हमने कीटो रिएजेंट डाला है, जो ऐसा अभिकर्मक डाला जो कि कीटो ग्रुप के साथ अभिक्रिया करता है, तो इनोल जो कीटो रूप कम होता जाएगा तो इनोल फॉर्म कीटो रूप में परिवर्तित होता जाएगा। और यदि हम ऐसा अभिकर्मक डाल दें कि वो इनोल रूप के साथ अभिक्रिया करे तो जितना भी इनोल रूप है वो इनोलिक जो रूप के साथ अभिक्रिया करने वाला जो अभिकर्मक है उसके साथ अभिक्रिया करने के कारण कम होता जाएगा इनोल रूप, तो कीटो रूप इनोल रूप में कन्वर्ट होता जाएगा। ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक कि सारा कीटो रूप इनोल रूप में परिवर्तित ना हो जाए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विलयन रूप में कीटो रूप और इनोलिक रूप दोनों ही उपस्थित रहते हैं। अब जब कीटो रूप और इनोलिक रूप दोनों का एग्जिस्टेंस है, दोनों ही एक दूसरे में बदल भी सकते हैं और विलयन रूप में उपस्थित भी रहते हैं, तो वैज्ञानिकों ने इनके पृथक्करण करने के लिए कई विधियां दी। सबसे पहली विधि जो दी है वो मेयर नामक वैज्ञानिक ने दी, जिसको कि कहते हैं प्रभाजी आसवन, कि हम कीटो व इनोल रूप का पृथक्करण या सेपरेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। इनोल रूप कीटो रूप से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हिंदी में हम कहते हैं अंतराणुक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। कम दाब पर इनोल रूप का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 33 डिग्री सेल्सियस है, व कीटो रूप का है 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अधिक वाष्पशील हुआ इनोल रूप। तो मेयर ने क्या किया कि सिलिका उपकरण लिया, उसको धूल और नमी से बिल्कुल रिमूव कर दिया, साफ कर दिया, उसमें बिल्कुल भी धूल और नमी नहीं रहने दी, और कम दाब पर जो मिश्रण है कीटो रूप और इनोल रूप का उनका आसवन किया, और आसवन करके दोनों समवायों को शुद्ध रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार के आसवन करके जो हम कीटो रूप को अलग करते हैं और इनोल रूप को अलग करते हैं तो इस विधि को बोलते हैं एस्पेटिक डिस्टिलेशन, हिंदी में कहते हैं एस्पेटिक आसवन। नोर नामक वैज्ञानिक ने भी कीटो रूप और इनोल रूप दोनों को पृथक्करण किया। उसने 1911 में एस्टोएस्टिक एस्टर को लाइट पेट्रोलियम में विलय किया, सॉल्यूबल किया, और सॉल्यूबल करने के बाद
CO2 व ईथर का उपयोग करके उस विलयन को ठंडा किया, जिससे सुई के आकार के क्रिस्टल पृथक हो गए, जिसका कि गलनांक -39 डिग्री सेल्सियस था। इस सुई के आकार के जो क्रिस्टल थे उसमें कीटो समूह के पूरे गुण थे। उसी ने नार नामक वैज्ञानिक ने एक बार तो कीटो समूह वाला जो थायलोस्टेट है उसको पृथक किया, दूसरी बार उसने इनोलिक फॉर्म को भी पृथक किया। उसने किया कि एस्टोएस्टिक एस्टर के सोडियम साल्ट को हल्के पेट्रोल विलयन में विलय किया और -78 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया, और ठंडा करने के बाद उसमें उसने HCl गर्म अवस्था में प्रवाहित की, जिससे सोडियम लवण विघटित होकर एस्टर में परिवर्तित हो गया, और जो प्रोडक्ट बना वो कांच जैसा ठोस प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, जिसमें कि इनोल समूह के गुण थे। उसने टेस्ट करके देखा कि इनोलिक ग्रुप की जो रिएक्शन है, जैसे कि ये फेरिक क्लोराइड के साथ बैंगनी रंग देता है, तो यह अभिक्रिया इसने दी थी। तो ये आफ्टर रिएक्शन के दौरान हमें ये कांच जैसा जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, जिसमें इनोलिक ग्रुप के सारे के सारे गुण प्रेजेंट थे। तो वैज्ञानिक नॉर ने कीटो रूप भी अलग कर दिया और इनोलिक रूप भी अलग कर दिया। उसने कहा कि यहाँ पर ये जो दोनों रूप है वो अलग अलग ताप पर इस अस्तित्व में रहते हैं, यानी कि एस्टोएस्टिक एस्टर हमेशा ही कीटो इनोल मिश्रण के रूप में उपस्थित रहता है। तो अगर दोनों ही किसी विलयन में उपस्थित है, दोनों ही रूप उपस्थित है, कीटो रूप भी उपस्थित है और इनोल रूप भी उपस्थित है, तब वैज्ञानिकों के मन में आया कि हम यह ज्ञात करें कि कीटो रूप का अनुपात कितना है और इनोल रूप का अनुपात कितना है। तो किसी टॉटोमेरिक मिश्रण में कितने रूप की कितने प्रत्येक रूप की इतनी प्रतिशत मात्रा है, ये कीटो इनोल अनुपात कहलाता है। इसे ज्ञात करने के लिए दो विधियां हैं। पहली विधि है भौतिक विधि। भौतिक विधि में पहली विधि है कि हम क्या करते हैं कि समावयवों को किरणों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की गणना कर लेते हैं और साम्य मिश्रण के वक्रता सूची के मान से प्रत्येक रूप की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। दूसरी मेथड है कि एनएमआर में जो प्रोटॉन के सिग्नल्स प्राप्त होते हैं वो कीटो रूप के अलग होंगे प्राप्त और इनोलिक रूप के अलग प्राप्त होते हैं। तो उसकी गणना करके हम सिग्नल्स के आधार पर ज्ञात कर लेते हैं कि इसमें कीटो फॉर्म कितना है और इनोल फॉर्म कितना है। तो देखते हैं कि एनएमआर से किस प्रकार से इसमें पता लगता है कि इसमें जो प्रोटोनिक सिग्नल है वो कौन कौन से हैं। हम देखते हैं यहाँ पर कीटो फॉर्म है, ये ऊपर वाला है कीटो फॉर्म और ये नीचे वाला है इनोल रूप। तो कीटो फॉर्म के लिए जो एनएमआर के सिग्नल प्राप्त होते हैं, नंबर 1 में ये जो प्रोटोन है CH3 का जो प्रोटोन है, इसके ये चूँकि अब फील्ड साइड में आएगा और इसमें के पास में 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है इसके पास वाले कार्बन एटम पर, तो इसकी जो सिग्नल हमें प्राप्त होगा उसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी, यानी कि चूंकि इसके पास इस वाले कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन उपस्थित है, तो इस कार्बन के जो प्रोटॉन है वो इसके 2 हाइड्रोजन के साथ कपलिंग करेगा। कपलिंग करने के फलस्वरूप यहाँ पर चूंकि 2 है प्रोटॉन, तो n+1 के अनुसार यहाँ पे 2 + 1 हो गया 3, यानी कि हमको एक ट्रिपलेट प्राप्त होगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये CH3 के जो प्रोटॉन है उसके लिए हमको यहाँ पर CH3 के प्रोटॉन इसके साथ CH2 के साथ कपल कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर एक ट्रिपलेट प्राप्त हो रहा है। अब देखते हैं हम नंबर 2 मतलब CH2 के पास में है कार्बन एटम जिसमें 3 है, तो यानी कि n+1 के अनुसार 3 + 1 4 हो गया। इस तरफ कोई भी प्रोटॉन कार्बन एटम पर कोई भी प्रोटॉन नहीं है, लेकिन C डबल बॉन्ड O ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए डिसिल्डेट साइड में आ जाएगा ये, यानी कि हमें क्वार्टेट प्राप्त होगा CH2 का। तो देखिए यहाँ पर ये क्वार्टेट डिसिल्डेट साइड में ये रहा, ये 1 2 3 और ये 4 हमको सिग्नल प्राप्त हुए 1 2 2 1 के रेशो में। और ये वाला सिग्नल है किसका है, CH2 के लिए सिग्नल है। इसी प्रकार से CH3
CH3 भी डिसल्टेट साइड में जाएगा क्योंकि इसके पास वाले कार्बन एटम पर ऑक्सीजन है और इधर के भी कार्बन एटम पर ऑक्सीजन है। तो लेकिन हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं, ना तो इस कार्बन पर हाइड्रोजन है ना ही इस कार्बन पर हाइड्रोजन है, तो इसका हमें एक सिंगलेट ही प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर ये सिंगलेट प्राप्त हुआ है, ये इसका किस वाले का, 3 वाले हाइड्रोजन प्रोटोन का। 4 वाला जो प्रोटोन है CH3 का प्रोटोन है, इसका भी सिंगलेट ही प्राप्त होगा क्योंकि इसके पास वाले कार्बन एटम पर कोई भी प्रोटोन प्रेजेंट नहीं है। तो इसका यहाँ पर CH3 का 4 नंबर ये सिंगलेट प्राप्त हुआ है यहाँ पर 4 नंबर पे, और ये सिंगलेट सिंगल होगा क्योंकि कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी क्योंकि पास वाले कार्बन एटम पर कोई भी प्रोटोन उपस्थित नहीं है। तो ये 1 2 3 4 1 2 3 और 4 ये सिग्नल प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर कि ये कीटो फॉर्म है। और इनोलिक फॉर्म के लिए भी हम दिखा सकते हैं यहाँ पर इस CH3 1 के लिए, चूँकि CH2 के 2 प्रोटोन के साथ कपल कर रहा है, यानी कि हम इस 1 के लिए ट्रिपलेट बता सकते हैं, ये रहा ट्रिपलेट। 2 CH2 का जो प्रोटोन है वो 3 CH3 के 3 प्रोटोन के साथ कपलिंग कर रहा है, तो N+1 नियम के अनुसार एक क्वार्टेट हमें प्राप्त होना चाहिए, तो ये 2 का क्वार्टेट ये रहा यहाँ पर। अब 5 नंबर का जो प्रोटोन है इसके पास वाले कार्बन पर कोई प्रोटोन नहीं है, इसके पास वाले कार्बन एटम पर कोई प्रोटोन नहीं है, तो इसकी कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, यहाँ कोई कपलिंग नहीं होगा। तो 5 नंबर की जो पीक आएगी वो काफ़ी छोटी आएगी लेकिन डीसिल्डिंग साइड में आएगी क्योंकि ये जो इसके पास के कार्बन एटम पर CO ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर। और 6 नंबर का जो मेथिल ग्रुप है इसके प्रोटोन 6 नंबर इस C के OH के साथ जुड़ा है, साथ में डबल बॉन्ड है इधर, तो यहाँ पर इस 6 नंबर की जो कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी इस वाले प्रोटोन के लिए क्योंकि यहाँ कोई कपलिंग नहीं हो पा रहा है, तो हमें एक सिंगलेट ही प्राप्त होगा। तो 6 नंबर का ये रहा सिंगलेट, छोटा सा बिल्कुल सिंगलेट प्राप्त होता है। तो हम NMR स्पेक्ट्रा के द्वारा भी बता सकते हैं कि इसमें जो प्रोटोन है उनकी स्थिति के आधार पर और इस स्पेक्ट्रा से हम उनकी गणना करके हम बता सकते हैं कि इसमें कितने प्रतिशत कीटो रूप है और कितने प्रतिशत इनोल रूप है। कीटो इनोल अनुपात ज्ञात करने की दूसरी विधि है रासायनिक विधि। इस विधि में कूट-मेयर अनुमापन विधि के द्वारा कीटो और इनोल का प्रतिशत ज्ञात कर लिया जाता है। इस विधि में एस्टोएस्टिक एस्टर के निश्चित भार में ठंडे ब्रोमीन विलयन का अधिक मिलाकर शीघ्रता से बीटा नेफ्थॉल द्वारा तुरंत ही ब्रोमीन का आधिक्य नष्ट कर देते हैं। इससे ब्रोमीन की इनोल रूप के साथ योगात्मक अभिक्रिया तो हो जाती है किंतु इतनी शीघ्रता से कीटो रूप इनोल रूप में परिवर्तित नहीं होने पाता है। इस प्रकार बने ब्रोमो एस्टर का आकलन KI डालकर आयोडीन की सोडियम थायोसल्फेट के साथ अनुमापन करके किया जाता है। अभिक्रिया किस तरह से होती है देखते हैं। इनोल रूप का जब हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है इस पर आकर ब्रोमीन के एटम ऐड हो जाते हैं, एडिशन रिएक्शन हो जाता है इस प्रकार से, और डाइब्रोमो डेरिवेटिव प्राप्त होता है। ये डेरिवेटिव अपने में से 1 मोल HBr का बाहर निकाल देता है और हमें प्राप्त होता है अल्फा ब्रोमो एस्टर। पहली जो रिएक्शन है जब हमने इथाइल एस्टेट की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ करवाई है तब अल्फा ब्रोमो एस्टर प्राप्त होता है। फिर जब जो अल्फा ब्रोमो एस्टर है उसकी अभिक्रिया KI के साथ कराते हैं तो आयोडीन लिबरेट हो जाती है, आयोडीन मुक्त हो जाती है। देखिए किस प्रकार से ये अल्फा ब्रोमो एस्टर है, इसकी अभिक्रिया KI के साथ कराई तो इथाइल एस्टेट मुक्त हो गया, साथ ही KBr बना और आयोडीन बनी। इस आयोडीन का हम हाइपोविलियन के साथ अनुमापन कर लेते। हाइपोविलियन होता सोडियम थायोसल्फेट। तो आयोडीन की अभिक्रिया जब सोडियम थायोसल्फेट के साथ करते हैं तो सोडियम टेट्राथायोनेट बनता है और सोडियम आयोडाइड बनता है। तो इस प्रकार इनोल रूप के ब्रोमिनीकरण में कितनी ब्रोमीन उपयोग में आई इसकी गणना कर लेते हैं, और इसकी गणना करके एस्टोएस्टिक एस्टर के 1 मोल के लिए 1 मोल ब्रोमीन की ही आवश्यकता पड़ती है क्योंकि यहाँ पर एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो जब गणना करी तो मेयर नामक वैज्ञानिक ने इस विधि से ज्ञात किया कि एस्टोएस्टिक एस्टर में 92.6% कीटो रूप है और 7.4% इनोल रूप उपस्थित होता है। तो रासायनिक विधि जो कि कूट-मेयर अनुमापन विधि है, इस विधि के द्वारा भी
कीटो और इनोल फॉर्म का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।